नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। विश्व वन्यजीव दिवस पर गिर वन्य प्राणी उद्यान में एशियाई शेरों के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। महायुति में मतभेद की खबरें झूठी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के तीनों नेताओं ने किसी भी तरह के विवाद की खबरों को किया दरकिनार। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। दिल्ली विधानसभा सत्र का अंतिम दिन। सीएजी रिपोर्ट के अलावा दिल्ली में पानी की कमी, सीवर की समस्या और नालों की सफाई पर भी होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन पर यूरोपीय देशों की लंदन में हुई अहम बैठक। सभी देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। ज़ेलेंस्की का अमेरिका के साथ खनिज समझौते के प्रति सकारात्मक रुख। और चैंपियंस ट्रॉफी के अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के जाल में फंसे कीवी बल्लेबाज। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा भारत का सेमीफाइनल मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में आज विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सासनगिर में दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। यह केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। शेरों के लिए घातक साबित होने वाली बीमारियों पर नजर रखने और उनकी रोकथाम की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च यानी कि आज विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके संरक्षण की दिशा में काम करना है। विश्व वन्यजीव दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि वन्यजीव केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अनमोल है। इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश है। गौरतलब है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। गुजरात के हृदय में बसा है एक अनोखा अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय, या फिर ये कहे एशियन शेरों का असली घर। विश्व वन्यजीव दिवस हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता का उत्सव मनाने और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन। इस वर्ष का विषय वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश, हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा में स्थायी वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। भारत अद्वितीय जैव विविधता से भरा हुआ है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों में भी सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसी परिवर्तनकारी पहल वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को आकार दे रही हैं। एशियाई शेरों के निवास स्थान गिर में शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 में 523 से बढ़कर यह संख्या 2020 में 674 तक पहुंच गई। शेर और स्थानीय समुदाय सह अस्तित्व में रहें, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें नए बीट गार्ड, त्वरित प्रतिक्रिया बचाव वाहन और आवास संरक्षण उपाय शामिल हैं।
शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार सतत संरक्षण में एक नया अध्याय है। फसलों की सुरक्षा के लिए 11,000 मचानों से लेकर खुले कुओं के चारों ओर 55,000 पैरापेट दीवारों का निर्माण हर कदम वन्यजीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। यहाँ तक कि रेल सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी मजबूत किया गया है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विश्व वन्य जीवन दिवस के मौके पर आइए प्रण ले कि हम अपनी प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। क्या पसंद शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बड़े पैमाने पर बायोगैस और सीपीजी परियोजनाओं और सस्टेन प्लस परियोजना के तहत नई वित्त पोषण पहल की जाएगी। आज से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए पर करारा कटाक्ष कसा है। इस दौरान उन्होंने उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध की अटकलों को भी खारिज किया। रविवार को महायुति द्वारा इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह संदेश गया है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोग बार बार कोल्ड वॉर की बात करते हैं, लेकिन हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है, सब ठीक है। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र पर बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजट सत्र से पहले विपक्ष को भी चाय पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आश्वासन दिया है कि सत्र पूर्व होने वाली बैठक में भले ही विपक्ष अनुपस्थित ही रहा हो, बावजूद इसके सदन सुचारू रूप से चलेगा। कोल्ड वॉर कुठलं काय, कुठं आहे का काय? एवढ्या उन्हाळ्यामध्ये कुठं कोल्ड वॉर असतं? इथे सगळं थंडा थंडा कुसकुल आहे आणि काही नाही आमच्यामध्ये, काही बिलकुल काय। आमचा अजेंडा काय? आमचा अजेंडा खुर्ची मिळवणं नाहीये। आमचा अजेंडा काही सत्ता मिळवणं किंवा स्वतःचा स्वार्थ साधणं नाहीये। आमचा अजेंडा ठरलेला आहे की या महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं पाहिजे, आम्हाला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं हा मोठा विषय आहे। हमारे सत्तारूढ़ पक्ष में हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और किसी चीज को स्टे कर दिया और सीएम ने उसको रोक दिया, इस प्रकार की जो बातें ये बिल्कुल गलत है। ये अफवाहें भी है और हमारी तो सभी को हमारा निवेदन है कि कोई भी खबर देते समय ये तत्व भी जो खबरों का है कि सामने वाले की यानी जिसके खिलाफ खबर जा रही है उनकी भी क्या साइड है, उस साइड को साथ में देना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अनफॉर्चुनेटली उसका पालन नहीं हुआ है, तो आगे उसका भी पालन होगा तो इस प्रकार की चीजें जो है सामने नहीं आएगी। बात अब दिल्ली विधानसभा सत्र की कर लेते हैं, जिसका आज अंतिम दिन है। सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 28 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू होगी। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर प्रदर्शन ऑडिट है, जो साल 2016-17 से साल 2021-22 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कोविड के दौरान निधियों का कम उपयोग, परियोजनाओं में देरी और अस्पतालों में दवाओं और स्टाफ की कमी की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछली सरकार ने कोविड के दौरान केंद्र से प्राप्त 788 करोड़ रुपए में से केवल 583 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया है। इसके अलावा दिल्ली में पानी की कमी, पानी भरना, सीवर जाम और नालों की सफाई पर एक संक्षिप्त चर्चा भी सदन में की जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सदन में संबोधन के लिए आभार जताएंगे। बैठक से पहले रविवार को विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल का अभिभाषण दिल्ली के विकास और सुशासन के रोड मैप को लेकर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है।
मैं सुबह 10 बजे उपराज्यपाल महोदय से मिल रहा हूं और उनको मैं वो पत्र भी सौंपूंगा जिसमें उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो पारित हुआ है। और ये क्षण इसलिए महत्वपूर्ण है दिल्ली विधानसभा के नई सरकार के नए सत्र के, क्योंकि जो अभिभाषण है उपराज्यपाल का उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सभी सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ इस अभिभाषण का प्रस्ताव जो पारित हुआ, एक नए उत्साह का संचार सदन में हुआ है, सदस्यों में और सरकार में। इसकी जानकारी मैं सुबह 10 बजे उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी को दूंगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार देर रात दिल्ली के खजूरी चौक पर सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22 फरवरी को आदेश दिया था कि खजूरी चौक पर यातायात के कारण जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने 22 तारीख को निर्देश दिए थे कि ये खजूरी चौक का जो पॉइंट है इसको तुरंत ठीक करना है, ट्रैफिक की समस्या ठीक करनी है। दिल्ली में जहां जहां टूटी सड़कें हैं उनको ठीक करने का एक मिशन मोड में काम चल रहा है। तो उस दिन जो टाइमलाइन बनी थी उसके हिसाब से आज से यहाँ पे काम शुरू होना था। यही मैं देखने के लिए रात को आया हूँ और काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर ये पूरे गोलचक्कर का निर्माण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा और ये संदेश है कि अब वो वर्क कल्चर नहीं चलेगा जो पिछली सरकार का था। मंत्री और विधायक भी रात दिन काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भी रात दिन काम करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 1 महीने का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ होगी। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट पेश करेंगे। पिछले साल अक्टूबर माह में सत्ता में आई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये पहला बजट होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और उच्च स्तरीय बेल्जियम प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि हमने भारत बेल्जियम द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा एवं रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान दोनों देशों ने साझा विकास एवं समृद्धि के लिए एक पारदर्शी एवं निवेशक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को पुंछ जिले के कस्बा और किरनी गांव में पाकिस्तान से सक्रिय 3 आतंकवादियों की 14.8 कनाल जमीन को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। यह जमीन नजबुद्दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान की है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाग गए हैं और पुंछ और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति भंग करने और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। पुलिस के इस कदम को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आइए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से अब तक के 75 वर्षों में पिछले 10 वर्ष नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इन 10 सालों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और शेष भारत के बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि लोगों के दिलों की दूरियां भी घटी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के समय की प्राथमिकता के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के 3 मंत्रों के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देकर गति देने का काम किया जा रहा है। अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। देश का पूर्वोत्तर इलाका, जिससे पहले दुर्गम और पर्वतीय इलाका समझकर विकास की धारा से अलग समझा जाता था, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी का। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तर पूर्व कितनी बड़ी प्राथमिकता है, इसका अंदाज आप खुद एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि वो 70 बार व्यक्तिगत रूप से नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं।
साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। केंद्र ने 54 मंत्रालयों को बजट का 10% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना जरूरी कर दिया। साल 2014 से अब तक देश की 54 मंत्रालयों ने 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च नॉर्थ ईस्ट पर किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में 2014 से अब तक 8 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी 10 सालों में 113% बढ़ चुकी है। बीते 10 वर्षों में 19 नए वाटरवेज बनाए गए, जिन पर 1000 करोड़ का खर्च हुआ। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। अब असम को वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन भी मिल चुकी है। रेलवे के बजट में बीते 10 सालों में 5 गुने से ज्यादा के इजाफे के साथ 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम के तहत 90 परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2024-25 के बजट में नॉर्थ ईस्ट में सड़क निर्माण के लिए ही 19,338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,000 किलोमीटर सड़क में से 4,200 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में 190 परियोजनाओं पर 83,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होना है। टाटा समूह ने $3.3 अरब के निवेश के साथ देश का पहला सेमीकंडक्टर टेस्टिंग सिस्टम पर काम शुरू किया है, जो पूरी नॉर्थ ईस्ट की दिशा और दशा बदलने जा रहा है। असम में जो प्लांट लगेगा, उस प्लांट से डेली 4 करोड़ चिप्स बन के निकलेंगी। 4 करोड़ डेली 4 करोड़ चिप्स। और ये दुनिया के हर बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, उन सब के डिवाइसेस में मेड इन असम, मेड इन इंडिया चिप्स लगने वाली है। साल 2022-23 में पीएम मोदी की सलाह पर 100% केंद्र प्रायोजित योजना पीएम डिवाइन की शुरुआत की गई, जिसमें 2024 तक करीब 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में एशिया के 4 सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। As Minister of Communications and Minister of Donor, I commit to you that we will ensure that every investment receives its priority, not only in the state of Assam, but across the length and breadth of the Northeast. रिलायंस ग्रुप, अदानी, वेदांता समेत कई कारोबारी समूहों ने हाल ही में संपन्न हुए एडवांटेज असम 2.0 के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते किए। कई स्टार्टअप्स भी अब इस रीजन में रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर केंद्र की समावेशी नीति और योजनाओं के सैचुरेशन की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने वाली विकास की कहानी में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। अजय मिश्र, DD न्यूज। पूरी दुनिया के साथ ही हमारे देश में भी रमज़ान की धूम है। हर तरफ एक अलग तरह का समा रमज़ान की अहमियत बयां कर रहा है। जहां मस्जिदें गुलजार हो गई हैं, वहीं लजीज पकवानों की खुशबू से फिजा महक रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमज़ान की बधाई दी है। देखिए हमारे संवाददाता नवाजिश चौधरी की ये खास रिपोर्ट। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रविवार को पहला रोजा रखा गया। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोजादारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में रमजान की रौनक का अलग ही रंग है। यहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में रोजादार जमा हुए हैं। शनिवार की रात से रमजान की विशेष नमाज तरावीह का भी आगाज हो चुका है। ये महीना अपने अंदर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारगी का पैगाम रखता है, क्योंकि इस महीने में तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने सिख भाई हो, सब एक दस्तरखान पे बैठते हैं और रोज़ा कुशाई करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। रमजान मुबारक।
वहीं बाजारों में भी रमजान की जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। भूख की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हमारे वेस्टेज चीज़ें होती है, जो हमें निगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो क्या होता है, वो भूख की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो वो रिजनरेट होती है और रिफाइन होती है। पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह से। जामा मस्जिद पे हमने भी पहला रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा। सब लोग यहाँ आए हैं, रोज़ा रख के आए हैं, बड़े खुश हैं। रोजा अच्छी जिंदगी जीने का प्रशिक्षण देता है। रोजादार की अंतरात्मा उसे नेक इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार सिखाती है। रोजे का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भूख प्यास पर काबू पाना नहीं है, यह आत्म संयम, अल्लाह के प्रति समर्पण और सही राह पर चलने का संकल्प है। रोजे की बरकत का यारो माजरा ही और है। खैर कर लेकर खजाने माह रमज़ा आ गया। जी हाँ, बाजार सजे हुए हैं, मसाजिद सजी हुई हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। विभिन्न रंग के यहाँ पकवान सजे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त रौनक जामा मस्जिद में आज देखी जा रही है। पहले रोज़े का इफ्तार है तो रौनक भी क्यों ना हो, चारों तरफ एक जश्न का सा माहौल है। माह रमज़ान का खैर मकदम लोगों ने बहुत ढंग से किया है। कैमरामैन अरमान खान के साथ नवाजिश चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव और जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा बीच में छोड़कर लौटने के 2 दिन बाद लंदन में एक शिखर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में यूरोपीय देशों के नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को मजबूत समर्थन की पेशकश की है। साथ ही उनके देश की मदद के लिए और अधिक करने का वायदा भी किया है। बैठक में यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन की रक्षा मदद को बढ़ावा देने की भी बात कही है। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टामर ने जेलेंस्की का स्वागत करते हुए कहा कि ब्रिटेन, यूक्रेन, फ्रांस और कुछ अन्य देशों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार करेगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सुरक्षा गारंटी देने में सक्षम होगा। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ खनिज समझौते के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी लीग मुकाबला कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में भारतीय स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला। लो स्कोरिंग मैच में वरुण चक्रवर्ती की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 44 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले खेलते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 249 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 45 ओवर और 3 गेंदों में 205 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम 5 मार्च को आमने सामने होगी। भारत की शानदार जीत पर दुबई में मौजूद क्रिकेट प्रेमी काफी खुश दिखे। उनका मानना है कि इस बार टीम इंडिया खिताबी जीत हासिल करने में जरूर सफल होगी। बहुत खुश है सर। मैं ये चाहता था कि मेरा नाम जब से ये शेड्यूल डिसाइड हुआ था, मुझे हमेशा यही था कि सेमीफाइनल किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में ना मिले, क्योंकि फाइनल की हमारी वो पुरानी है भूली बिसरी यादें हैं जो 19 नवंबर वाली, जहाँ पे फाइनल में वो अलग बीस्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। तो वो एक थोड़ा डर भी था, इसीलिए मैं चाहता था कि किसी तरीके से आप जीत जाएं, सेमीफाइनल में मिल जाए। और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना एज कम्पेयर टू फाइनल में हराना बहुत ईजी है। वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, यू नो, डिफेंडिंग दिस काइंड ऑफ टोटल. You know, I was thinking actually India was like, you know, half the inning, I thought India was like 20 runs short of par score. But, you know, I think, you know, facing India's quality of, you know, spin bowler on this kind of track was very difficult, you know. It was a really exciting match today. And what to say about our players, they are fantastic. बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत एंजॉय किए हम लोग। इंडिया बहुत अच्छा खेली, खासकर इंडिया का बॉलिंग इस टाइम सबसे बेस्ट है इस चैंपियन ट्रॉफी में। क्या बॉलिंग किया भाई, मजा आ गया, मजा बांध दिया। Hats off to Varun, yeah, the way he bowled, he proved, you know, he's not just a T20 player, he's born for greatness. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो गई है। पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही अंतिम 4 में जगह बना ली थी और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद सेमीफाइनल की लाइनअप भी तैयार हो चुकी है।
चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 4 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को ग्रुप स्टेज के 3 मैचों में से केवल 1 में ही जीत मिली है। 2 मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो न्यूजीलैंड ने इस सीजन के ग्रुप स्टेज में 3 में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। उसे भारत के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 3 मैचों में से 2 में जीत मिली, जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बहरहाल अब चारों टीमें तैयार हैं टूर्नामेंट के खिताबी दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली 2 दिग्गज टीमें कौन कौन सी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।